हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको एचबीएससी का प्रैक्टिस पेपर करवाने वाला हूं जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो पेपर है आपका मार्च 2025 से रिलेटेड है, यानी कि जो पिछले साल एचबीएससी ने लॉन्च किए थे वो वाले प्रैक्टिस पेपर हैं। ठीक है, और ये पेपर आपके प्री बोर्ड के लिए, जो आपका प्री बोर्ड होने वाला है ना, अभी जो प्री बोर्ड होने वाला है उसमें बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400। इस पेपर को मैं दोनों लैंग्वेज में कराऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, क्योंकि मैथ तो सॉल्यूशन के तौर पर चलती है, हिंदी इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम दे रखा है कितना 2400, तो देयर एचसीएफ कैन नॉट बी, तो उसका एचसीएफ क्या नहीं होगा? तो देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर दो संख्याएं उनका एलसीएम कितना है 2400, तो इसका मतलब क्या है, जो 2400 है वो उन सभी संख्याओं से कट जाएगा जिनका वो एलसीएम होता है। बस समझ, यानी कि जो दो संख्या होंगी उनसे वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। अब आपको ये देखना है कि उसका एचसीएफ क्या नहीं होगा, तो एचसीएफ भी क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 2400 जो है, 2400 का फैक्टर 400 है या नहीं है, यानी कि 400 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा 6 बार में। बस समझ रही है? ऐसे ही अब 500 से कटेगा, 500 से नहीं कटेगा। 500 से अगर इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बट 24 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या, 500 जो है इसका एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि एचसीएफ नहीं हो सकता, एलसीएम सॉरी एचसीएफ नहीं हो सकता, वो बताना है। तो 500 जो है इस इन दो नंबरों का एचसीएफ नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? क्या करना है आपको, एलसीएम दे रखा होगा, एलसीएम को इन संख्याओं से क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। जो जो डिवाइड हो जाता है तो वो एचसीएफ हो सकता है, और जो डिवाइड नहीं हो पाएगा वो एचसीएफ नहीं होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। बस समझ आ रही है? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो 600 भी डिवाइड कर देगा 2400 को, 300 भी डिवाइड कर देगा 2400 को, तो इसका मतलब ये सारे एचसीएफ हो सकते हैं, 500 एचसीएफ नहीं हो सकता। बस समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि शून्यांक जो हैं बहुपद के, इस वाले बहुपद के यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल के शून्यांक कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, इक्वल होंगे, या वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव होगा, ये बताना है। तो देखो इसके लिए आप बस एक फॉर्मूला लगाओ जो आपका डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। माइनस का बी क्या है हमारे पास 99, माइनस का 99। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 99 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू ए कितना है आपके पास यहाँ पर 1, और सी कितना है आपके पास यहाँ पर 127 अपॉन में 2a। 99 माइनस का है प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसका हो जाएगा 9801, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और 5 7 चौक 28, 528। ठीक है, डिवाइड बाय 2a। ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, ए की जगह पर 1 है, ए की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। अब देखो यहाँ माइनस 99 है, ठीक है, ये प्लस माइनस। अब इस वाली संख्या को अगर सॉल्व करोगे ना आप, तो ये 96 के करीब आएगा, 95 के आसपास आएगा अप्रोक्स में। तो हम एज्यूम भी कर लेते हैं कि अगर इसको माइनस करने के बाद भी क्या आ जाए आपके पास 96 आ जाए। हमें एग्जैक्ट आंसर तो नहीं चाहिए, हमें तो ये देखना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर आपने 96 भी रख दिया तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 96 रख दिया तो एक बार अगर आप प्लस रखोगे इसमें, ठीक है, और एक बार क्या रखोगे, माइनस रखोगे, तो हमें तो ये देखना है कि आंसर कैसा आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अब बताओ इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो नेगेटिव में आएगा, बिल्कुल आएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे नेगेटिव में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो आंसर हैं वो बोथ नेगेटिव होंगे, यानी कि दोनों के दोनों ऋणात्मक होंगे, नेगेटिव में जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से आप एमसीक्यू को कर सकते हो। आपको एग्जैक्टली आंसर निकालने की क्या जरूरत है ना? हमें तो बस ये देखना है कि वो नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। बात समझ में आ रही है? अगला देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट? वास्तविक मूल किसका नहीं होगा? कौन सी इक्वेशन का वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि रियल रूट नहीं होगा? तो देखो, रियल रूट के लिए आपको क्या देखना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा का मतलब क्या है, नेगेटिव में, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, अगर वो नेगेटिव में आ गई तो उसका रियल रूट नहीं होता, उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता। एक एक इक्वेशन का देखेंगे, जैसे कि ये पहली इक्वेशन लिखी है, इसमें ए क्या है आपके पास 1, बी क्या है -4 और सी क्या है, देखो यहां पर कंफ्यूजन के लिए 3 का स्क्वायर कर दिया, बच्चा इसको 3 लिख देगा, यहां पर क्या है सी 9 है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो बी का है मतलब 4 का स्क्वायर 16, -4 है तो -4 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। -4 इंटू ए क्या है 1 और सी क्या है 9, तो हो जाएगा 16 माइनस 36, तो ये आ गया माइनस का 20। तो ये तो जीरो से छोटा आ गया, इसका मतलब क्या है, ये पहली इक्वेशन ही आपकी क्या है, एक ऐसी है जिसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो रियल रूट होंगे। बात समझ आ रही है, यानी कि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 9m स्क्वायर और 3m स्क्वायर प्लस 14 4m प्लस 21 एपी में है, तो m की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपको बताना है कि ये एपी में है, देन m क्या होगा आपका। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि जो m होता है, सॉरी एपी जो होता है, एपी के जो दोनों टर्म्स होते हैं उन दोनों का सबका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है कि नहीं। तो आपके पास कितने टर्म है, एक है 9m स्क्वायर है, 3m स्क्वायर प्लस 14 है और 4m प्लस 21 है, चार टर्म है आपके पास। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 9m स्क्वायर माइनस का 1, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, ठीक है, इक्वल होगा इन दोनों के स्क्वायर के। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 4m प्लस 21, माइनस करेंगे तो 3m स्क्वायर, और यहाँ प्लस का है तो अब क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर भी क्या है, माइनस का लगा हुआ है। अब m स्क्वायर वालों को एक साथ ले लो, तो 9m स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस का 3m स्क्वायर, और ये 4m, 21 में से 14 गए तो 7, और ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो ये हो जाएगा आपका 12m स्क्वायर और इक्वल टू में 4m प्लस का 8, इस तरीके से, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा तो 12, या तो आप इसमें से ना कॉमन ले लो आप, जैसे कि 12m स्क्वायर है, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, 4, तो m प्लस 2, 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो बचेगा 3m स्क्वायर इक्वल टू में m प्लस 2, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा तो 3m स्क्वायर माइनस का m माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर कर आपके पास क्या निकल जाएगी, m की वैल्यू, तो 3m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि दो संख्याओं को माइनस कर कर 1 आना चाहिए, दो संख्याओं को माइनस कर कर 1 आना चाहिए, और उन्हीं दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर कर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यही हो जाएंगे 3 माइनस 2, माइनस करके 1 भी आता है और मल्टीप्लाई कर कर 6 भी आता है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 3m, माइनस माइनस प्लस का 2m माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन क्या है 3m, क्या बचेगा यहाँ पर m माइनस 1, दोनों में कॉमन क्या है प्लस का 2, m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m माइनस 1 एक साथ लिख दिया जाएगा और 3m प्लस 2 एक साथ लिख दिया जाएगा। तो इसमें से m की वैल्यू क्या आ गई 1, और m की वैल्यू यहाँ पर आ गई -2/3। तो इस तरीके से ये आपका आंसर इजीली तरीके से आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया आपके पास 1, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे कहें कि सर ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया है ना, इसको इजीली तरीके से कैसे किया जाए। तो बेटा ये तो हो गया आपका लेंथी कंसेप्ट, ठीक है। अब इसे इजी तरीके से करने का तरीका देखो। करना क्या है कि आपके पास 0 है, 1 है, 4 है और 3 है, बस आप इन वैल्यू को पुट करो, ठीक है। 0 पुट करोगे इसमें सब में तो क्या आएगा, पहला टर्म आ जाएगा 1, दूसरा टर्म आ जाएगा 0, तीसरा टर्म आ जाएगा ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा 14, चौथा टर्म कितना आ जाएगा 0 और 21,
क्या अब ये एपी बन रहा है? नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये गलत आंसर है, यानी 0 गलत आंसर है। अब जैसे कि 1 तो हमने निकाल ही लिया, 1 तो आंसर है, एक बार 2 को निकाल के देख लेते हैं। अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 रखने पर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, m की जगह पर क्या रख रहे हैं 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 9 चौक 36, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 12, और 12 प्लस का 16 कितना हो जाएगा, 12 प्लस का 14 कितना हो जाएगा आपका 26। ऐसे यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 21 29, तो ये एपी बन रहा है? नहीं बन रहा, ये भी गलत आंसर होगा। एक बार 1 को ही रख लेते हैं फिर से, 1 रखेंगे तो ये पहला टर्म तो 1 ही रहेगा, 1 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 रखेंगे तो 14 और 3 17 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे 21 और 4 25 हो जाएगा। अब इसमें एपी देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 का, ठीक है, 8 का, सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 का, ठीक है, और इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है, 8 का। इसका मतलब ये एपी बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है, तो आपका सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कुछ समझ में आया? लेंथी तरीके से भी करवा दिया मैंने और शॉर्ट तरीके से भी आपको करवा दिया कि पेपर में अगर एमसीक्यू आ रहे हैं तो कैसे करना है। समझ आ रहा है? पेपर में एमसीक्यू आ रहे हैं तो लेंथी तरीके से थोड़ी करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, if the distance between 4a and 10 is 5, तो 4a और 10 का डिस्टेंस आपको दे दिया कितना, 5, यानी कि दूरी आपको दे दी कितनी, 5, तो a की वैल्यू बात निकालने के लिए बोल रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो सबको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस है 5, अब इस रूट लगा हुआ है, रूट इधर आएगा तो इधर स्क्वायर लग जाता है, तो x2 कितना है आपके पास 1, 1 माइनस 4, और y2 कितना है 0 माइनस a, तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर, ठीक है, ये 9 इधर आएगा 16, तो a कितना आ गया आपके पास प्लस माइनस का 4। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन आपको, ज्यादा ट्रिकी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, इजीली तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मैं ये सारे क्वेश्चन आपको लॉन्ग तरीके से भी करवाऊंगा, शॉर्ट तरीके से भी करवाऊंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन तो शॉर्ट ही है, इसमें कौन सा टाइम लगने वाला है, इसमें तो आप जल्दी से जल्दी करेंगे तो 20 या 30 सेकंड में कर देंगे इसको, और जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसको मैंने दोनों तरीके से करवा दिया। अगर वो 3 नंबर में भी आ जाता तब भी आप कर लोगे, और एमसीक्यू में आ रहा है तब भी आप इजीली तरीके से कर दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बी एंड सी डी पैरेलल हैं, समांतर हैं, क्या है, समांतर हैं, तो x की वैल्यू आपको बतानी है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि अगर समांतर होता है तो इसके बीच में लगता है एक थ्योरम जो कि है बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम कहता है कि रेशियो होता है, जो साइड्स का प्रोपोर्शन होता है वो इक्वल होता है, तो इन दोनों साइड्स का प्रोपोर्शन लो, इसका और फिर इसका, ठीक है, यानी कि डी ओ और ओ बी इक्वल होगा इन दोनों का, इसका और इसका, सी ओ अपॉन में ओ ए। ध्यान रखना, इस वाले को ऊपर रखा है तो इस वाले को भी क्या रखना, ऊपर की तरफ ही रखना, ठीक है। अब डी ओ कितना है आपके पास x माइनस 2, ओ बी कितना है आपके पास x माइनस 1, सी ओ कितना है आपके पास x प्लस 3, और ओ ए कितना है आपके पास x प्लस 5। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करा तो x स्क्वायर, फिर x को 5 से करा तो 5x, और फिर माइनस 2 को x से करा तो माइनस 2x, माइनस 2 को 5 से करा तो माइनस का 10। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही इसको x को x से करा तो x स्क्वायर, x को 3 से करा तो 3x, माइनस 1 को इससे करा तो माइनस x, और माइनस 1 को इससे करा तो माइनस का 3। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 5x माइनस 2x 3x, और ये 3x माइनस x माइनस 3, इसको मैंने इसलिए कैंसिल नहीं करा तो ये काट देते हैं, ठीक है ना, 3x है 3x, 3 इधर आ जाएगा तो या तो x इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 10 उधर चला जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7 आ गई,
इजिली तरीके से, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बात समझ आ रही है। अब इसको भी आप डायरेक्टली पुट करके देख सकते हो, है ना, 4 रख के ये वैसे तो ये इजिली तरीके से जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सारे के सारे एमसीक्यू करने हैं हमें, ठीक है, इजिली तरीके से और आराम से करेंगे, ज्यादा कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट जरूर कर देना कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं जब अगली वीडियो लूंगा तो उसमें उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि द एडजॉइनिंग फिगर AC एंड AB। अब बस इसको देखो, AC क्या है, ये लाइन है, और AB क्या है, ये लाइन है। ये दोनों बराबर होती हैं, टेंजेंट है ये दोनों के, है ना। क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। जो स्पर्श रेखा है, अगर बाहर के किसी पॉइंट से कोई टेंजेंट जाती है तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पहले तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि AB जो है इक्वल हो जाएगी किसके, AC के। ये तो चलो ठीक है। आर द टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O COD इक्वल टू 120। तो COD आपको दे रखा है 120 ये, ठीक है। अब कह रहा है कि BAO निकालो। BAO कहां पर है, BAO ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। ये इधर बनाओ एक लाइन, तो ये एक ट्राइंगल हो गया और ये एक ट्राइंगल हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल दोगे तो इसकी वैल्यू भी वही रहेगी। अब ये 120 है, पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 180, तो ये हो गया 60। यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ये सबको पता है, क्योंकि जहां रेडियस और टेंजेंट मिलती हैं, स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहां पर मिलती हैं, तो वहां पर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो टोटल अब इस तीनों का एंगल मिलाकर 180 होगा, जिसमें से ये हो गया 150, तो ये बचा कितना, 30 डिग्री का। इसका मतलब क्या है, अगर ये वाला 30 का है तो ये वाला भी कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इजिली तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से करना होता है क्वेश्चनों को। अगला 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में यहाँ पर ये लिखा है √3, ठीक है, ध्यान रखना। क्या रहा है कि साइन अल्फा आपका √3/2 है, तो आपको tan स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू पता करनी है। तो पहले तो अल्फा की वैल्यू पता करो। तो साइन अल्फा, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि साइन अल्फा लिखा है यहाँ पर। अब ये देखो कि साइन की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन की वैल्यू जो √3/2 होती है वो होती है साइन 60। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री। अब आप इस अल्फा को यहां पर पुट कर दो, ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर 60 माइनस कॉस 60। अब tan 60 क्या होता है, √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2। ये हो जाएगा 3 माइनस 1/2। 3 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5/2, और ये हो जाएगा आंसर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 5/2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है कि पहले ध्यान रखना है कि साइन अल्फा लिखा है, तो साइन अल्फा इस तरफ भी वैल्यू जो लाएंगे वो साइन की वैल्यू लाएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है आपको सेक्टर का, ठीक है। सेक्टर का मतलब क्या है, आपके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे रखा है, हुज पेरीमीटर इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस। क्या कह रहा है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको दे नहीं रखा, सॉरी निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एक ऐसे सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर मतलब परिधि, जिसकी परिधि जो है वो 4 टाइम्स है, 4 गुना है त्रिज्या से। तो देखो पहले तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड का, ये त्रिज्य खंड है, ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चों। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि होता क्या है, θ/360 πr²। और जबकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो परिधि है, पेरीमीटर है, वो किसके बराबर दे रखा है, 4 टाइम्स रेडियस के, यानी कि त्रिज्या के 4 टाइम्स के बराबर दे रखा है। पेरीमीटर होता क्या है, अब देखो किसी भी सेक्टर की बात करूं मैं, किसी भी सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड की बात करूं, तो इसमें 2 चीजें आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है जिसका फॉर्मूला होता है θ/360 2πr,
और एक आर, ये 2 आर यहाँ आर, ठीक है ना। तो अगर इसकी परिधि निकाली जाए, इसका पेरीमीटर निकाला जाए, एक तो नीचे वाला आ जाएगा प्लस ये 2 आर इसमें प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा θ/360 2 पाई आर प्लस का 2 आर और इक्वल टू में 4 आर। तो θ/360 2 पाई और आर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर है, आर उधर 2 आर उधर चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा 2 आर। तो 2 से 2 कट गया, आर से आर कट गया, यानी कि θ/360 पाई की वैल्यू आ गई आपके पास 1 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपने वैल्यू रखनी है θ/360 पाई की, तो यहाँ पर रख देंगे 1 और ये हो जाएगा r²। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, r² आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करना है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था और पेरीमीटर जो है किसके बराबर दे रखा था, 4r के। अब ध्यान रखना है पेरीमीटर का मतलब बच्चा पता क्या कर देगा, θ/360 2 पाई आर ही लिखेगा बस, और ये जो r और r है इसको लिखना भूल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2r लिखा है, तो यहाँ पर लिखना अगर भूल गया ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना कैसे करना है इसको। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है कि इफ अ स्फीयर एंड क्यूब, एक गोले का और एक घन का सरफेस एरिया क्या है, इक्वल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है समान है। किस किस का, एक स्फीयर का, एक स्फीयर जैसे कि फुटबॉल होती है, और एक क्यूब का जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इन दोनों का जो सरफेस एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है वो बराबर दे रखा है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r²। इसका क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर। दोनों को बराबर दे रखा है, बात समझ आ रही है। तो 4 पाई r² और 6 साइड का स्क्वायर बराबर है। आगे कह रहा है देन द रेशियो ऑफ डायमीटर एंड द एड्ज। डायमीटर मतलब व्यास और एड्ज का मतलब है ये इसका साइड जो होती है, भुजा होती है, ठीक है ना। तो इसका डायमीटर यानी कि व्यास और इसकी भुजा का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले तो हमें डायमीटर तो कहीं दे नहीं रखा, तो इसको रेडियस को लिख सकते हैं 4 पाई, r को लिख सकते हैं d/2, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइड और इसको इधर एक साथ ले लेंगे, d² अपॉन में 4 अपॉन में साइड का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। 4 कैसे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में 6 अपॉन में ये 4 पाई नीचे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो पाई की रेंज में आ रहा है ना, इसलिए हम पाई को एज इट इज़ रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका d²/4 साइड का स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन में 4 पाई। 4 से 4 कट जाएगा तो d अपॉन s का रेशियो आ गया 6 अपॉन में पाई, यानी कि 6 पाई। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही है। सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, ठीक है। समझना है आपको, पहले पढ़ना है हर क्वेश्चन को, ठीक है। हर क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी जाके आप क्वेश्चन को कर पाओगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। अगला क्वेश्चन है द मोड ऑफ अ सीरीज एक्सीड इट्स मीन। मोड जो है वो ज़्यादा है किससे, मीन से। मोड का मतलब क्या है, बहुलक, ठीक है। बहुलक जो है माध्य से जो है ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 12, यानी कि बहुलक ज़्यादा है। तो बहुलक यानी कि मोड में से मोड जो है वो मीन को ऐसे लिखते हैं, कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ये आपके पास स्टेटमेंट बन गई। देन मोड एक्सीड द मीडियन। तो बहुलक जो है माध्यक से कितना ज़्यादा होगा, तो बहुलक यानी कि मोड माध्यक से कितना ज़्यादा होगा, तो आपको ये निकालना है। मोड ज़्यादा है, माध्यक से कितना ज़्यादा है वो निकालना है आपको, बात समझ आ रही है। तो अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस तरीके से। अब यहाँ पर मोड की जगह पर ये रख दो, या तो ऐसा करो कि मीन का फॉर्मूला निकाल लो यहाँ से। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोड -12 इक्वल टू मीन हो जाएगा, ठीक है। तो मीन की जगह पर ये रख देंगे। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू इसकी जगह पर ये मोड और माइनस का 12, इस तरीके से रख दिया।
तो ये हो जाएगा मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मोड और प्लस का 24। मोड वाली टर्म एक साथ आ जाएंगे तो ये माइनस का 2 इधर आएगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा, 3 मोड और 3m इधर है तो ये इधर भी आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 3m और ये हो जाएगा 24। तो 3 कॉमन ले लो तो मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 24, ये कट जाएगा 8 बार में। तो मोड माइनस मीडियन आ गया आपके पास 8, बस समझ में आ रही है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। और दूसरा आपको ये फॉर्मूला याद रख के चलना है, पेपर में ये फॉर्मूला आता ज़रूर है और बच्चा इसको इग्नोर करता है कि मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 सॉरी मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज दिस। यानी कि आपको संभावना पहले से ही दे रखी है, प्रायिकता दे रखी है कितनी 0.035 प्रायिकता दे रखी है किसकी, खराब अंडों की। किसकी दे रखी है, जो अंडे खराब हैं उन अंडों की क्या दे रखी है, प्रायिकता दे रखी है कितना 0.035। तो नंबर ऑफ बैड एग्स, तो जो खराब अंडे हैं वो कितने हैं ये बताना है आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, 400 को मल्टीप्लाई कर दो 0.035 से, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो नीचे 1000 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 35 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 अपॉन में 10 यानी कि 14। तो टोटल कितने अंडे खराब हैं इसमें, 14 एग्स जो हैं बैड हैं इसके अंदर, बस मेरी है। तो ध्यान रखना कि जब भी आपको प्रायिकता निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है और सिंपल है और बहुत ज़्यादा बार पेपर में आ भी रखा है, ठीक है। आपको 3 चीज़ें दे रखी हैं, x दे रखा है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3a, y इक्वल टू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 5 और z इक्वल टू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 7। एलसीएम दे रखा है आपको 3780, तो एलसीएम दे रखा है 3780। अब आपको इन सब का एलसीएम निकालना है तीनों का। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन देखो क्या है, 2 का स्क्वायर कॉमन है, फिर मल्टीप्लाई में और क्या कॉमन है, देखो 3 की पावर a, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 है। तो जो सबसे बड़ी होती है ना वो कॉमन आ जाती है, 3 की पावर a कॉमन आ जाएगा तो 3 की पावर a कॉमन ले लेंगे। फिर क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचेगा, ये आ गया कॉमन, ठीक है, तो बचा 5। यहाँ पर भी ये दोनों कॉमन आ गए तो बचा 7। इस तरीके से ही लिखना है, आपको ध्यान रखना है पेपर में, ठीक है, डिग्री नहीं है सॉरी। अब इसे काट दो, जैसे भी कटेगा तो ये कट जाएगा 7 से, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 0, फिर 5 से, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। फिर यहाँ पर ये a है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है तो 4 है, 4 से ये कट जाएगा कितने बार, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। तो 3 की पावर a इक्वल टू में 27 आ गया। अब 27 की 3 की कितनी पावर होती है, 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा a, ठीक है। a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3, ठीक है। तो a का मान आ गया आपके पास कितना, 3 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर हमारे पास टोटल 17 या 18 क्वेश्चन हैं जो MCQ हैं, ठीक है। 17-18 क्वेश्चन सही से समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं ये हेल्प देंगे। आगे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट, 2 स्पर्श रेखाएं हैं वो भी कैसी, समांतर। समांतर कब बन पाएंगी, जब वो ऐसे होंगी, एक सर्कल के एक इधर होगी एक उधर होगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टेंस यानी कि उनके बीच की दूरी जो है क्या कहलाएगी, किसके बराबर होगी। तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डायमीटर और व्यास कहलाएगी। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये। तो अगला
क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन। देखो a माइनस बी और a प्लस बी लग गया तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। अब a के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो मतलब 1 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई और ये होता है cos स्क्वायर थीटा। sec को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी क्वेश्चन अभी अभी आपने करा था उसी की तरह है। साइन a दे रखा है 1/2, cos b दे रखा है आपको 1/2 और a + b की वैल्यू आपको पता करनी है। तो a की वैल्यू को पता करने के लिए यहाँ पर अभी देखो कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो साइन की वैल्यू 1/2 तो 30 पे होती है, तो इसको लिख सकते हैं sin 30, यानी कि 1/2 को sin 30 लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30 डिग्री और cos b, इसमें भी cos 60 होता है ना। cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 पर होती है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू आ गई। आपको क्वेश्चन कह रहा था a + b निकाल दो, तो 30 + 60 यानी कि 90। तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। तो क्वेश्चन कह रहा है कि r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल ये होता है हमारा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा त्रिभुज ये बन सकता है कि ऐसे, ठीक है, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी ये। तो अब बताओ, इसमें रेडियस अगर r है तो ये दोनों r हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो हाइट कितनी है इसमें, r, और बेस कितना है, बेस कितना है 2r। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 2r और हाइट कितनी है r, तो 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा r²। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास r²। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18। फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को आपको कराएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं। क्लास इंटरवल है, मैं लिख लेता हूँ, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, f दे रखा है 10, 15, 12, 20 और 9। अब आपको ये देखना है कि इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि मध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग करना है, यानी कि सम करना है किसका, लोअर लिमिट, किसकी, मीडियन का और मॉडल क्लास का। तो मीडियन क्या होगी, मीडियन क्लास का पता करने के लिए आप CF निकालते हैं पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, 25 और 25 में 37 और ये 57 और 9 आपका ये हो जाएगा 66। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब 66 का हाफ कर देंगे हम तो 33 आ जाएगा। 33 कहाँ पर लाई करेगा इसमें, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। ठीक है, यानी कि मध्यक वर्ग। और बहुलक क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ये, तो ये वाला हो जाएगा बहुलक वाला, यानी कि मोड। दोनों की निम्न जो सीमा है यानी कि लोअर लिमिट है उसको ले लो, यानी कि सम करना है आपको 10 और 15 का। ठीक है, तो भाई कितना आ गया, 25। तो ये हो गया आपका आंसर, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में आपको MCQ करवा दिए सारे के सारे। ये किसके MCQ थे, क्लास 10th HBSC के प्रैक्टिस पेपर जो 2025-26 के लिए वैलिड है आपका, प्री बोर्ड के लिए और फाइनल के लिए। तो उसके 18 क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में करवा दिए। अगर क्वेश्चन समझ में आए हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और हमारी प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर बना रखे हैं उन वीडियोस को भी आप देख लेना। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसके सेक्शन बी के साथ।